हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट एकेडमी पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबको स्वागत करता हूं अपना इस एजुकेशनल अड्डा पे। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो मैथ का 25 क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या क्या है 25 क्वेश्चन में और कैसे इस क्वेश्चन को आसान तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये आपका रहा, यदि रूट अंडर 1296 का मान 36 दिया है, रूट अंडर 1296 का मान 36 दिया है, तो आपका दिए गए ये जो वैल्यू है इसके मान कितने के बराबर होंगे, ये आपको निकालना है इन चार ऑप्शन में से। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको ज्यादा लिखना नहीं है, बस लिखना उतना ही है जितना जरूरत हो। बस आपको यहाँ पे डेसिमल का सबसे बड़ा जो रोल है वो डेसिमल का रोल है। यहाँ पे ऑप्शन में आपका जो डेसिमल है वो टकर रहा है, नहीं तो बिना हल किए क्वेश्चन को बना देते, लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा मिसमैच किया है जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आपको पता है 1296 का जो वैल्यू है वो 36 है, रूट अंडर 1296, क्योंकि 36 का जो स्क्वायर होता है 1296 होता है, यही होता है ना। तो 1296 पहला जो है ये देखिए, आप ये जो पहले में दिया हुआ है रूट अंडर 12.96, तो इसका अगर आप रूट को बाहर निकालेगा, रूट से बाहर निकालेगा आप इसे, तो इसे आप लिखिएगा 36 और इसके बटा में 1296 के बदले में कितना लिखेगा, ऊपर में 36 और बटे में नीचे में कितना जीरो आएगा, 2 जीरो, तो उसके बदले कितना लिखेंगे, 1 जीरो लिखेंगे, यानी 10 लिखेंगे। तो ये देखिए एक डेसिमल पड़ेगा इस 10 को अगर हटाएंगे तो इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे डेसिमल को ध्यान में रखते हुए। बस तो देखिए 1296 के लिए हम कितना लिखेंगे, 36 लिखेंगे। अब नीचे में जितना जीरो आएगा उससे एक कम अंक के बाद डेसिमल दे देंगे। बस नीचे में कितना जीरो, 2 जीरो, तो यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा। उसके बाद 1296, तो 1296 है, 1296 के बदले हम कितना लिखेंगे, 36 लिखेंगे। नीचे में कितना जीरो आएगा, 4 जीरो आएगा। 4 जीरो का मतलब कितने अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा, 2 अंक के बाद डेसिमल आएगा। तो आप लिखिए 0.36, 2 अंक के बाद देखिए डेसिमल इधर से। उसके बाद है कि 1296 है, तो 1296 के लिए हम कितना लिखेंगे, 36 लिखेंगे। अब 6 अंक है, यहाँ पे 6 अंक के बाद डेसिमल है, तो नीचे में कितना जीरो आएगा, 6 जीरो आएगा। इसका मतलब है कि अगर 6 जीरो है तो वर्गमूल निकल के कितना जीरो बचेगा, 3 जीरो बचेगा, 3 जीरो बचेगा। इसका मतलब 3 अंक के बाद डेसिमल देना हमें। तो आप देखिए इसे लिखेंगे 6, 3 और 0 और डेसिमल। अब ये 3 अंक में बन गया। इसी प्रकार से यहाँ देखिए तो 8 डिजिट है, 8 डिजिट के बाद डेसिमल दिया गया, 8 डिजिट के बाद डेसिमल दिया गया। इसका मतलब नीचे में 8 डिजिट होगा और जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 जीरो आएगा। 4 जीरो आएगा का मतलब क्या है कि 4 अंक के बाद डेसिमल होगा। तो 4 अंक के बाद डेसिमल का मतलब क्या लिखेंगे, 6, 3 और डबल जीरो कर देंगे, तो ये 4 अंक के बाद आएगा। अब इसे जोड़ दीजिए, इतना तो लिखने आता होगा आपको। 6 का 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा और ये 3 और ये डेसिमल, यानी 3.996 ए नंबर आपका आंसर इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बस इतना लिखकर ही बना लेंगे। ऑप्शन ये और ये थोड़ा सा मैच नहीं करता डेसिमल में, तो हम आंसर ऐसे ही कर देते हैं, हमें इतना भी लिखने का आवश्यकता नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन की वजह से हमें इतना लिखना पड़ा है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप काफी आसान तरीका से बना सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है वो समझिए। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की क्या होती है, हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपया में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए एक पेन है जिसका सेलिंग प्राइस जो है वो 144 रुपया है, 144 रुपया में बेचा गया है। जब 144 रुपया में बेचा गया उसे, तो क्रय मूल्य का 1/7, देखिए ये जो फंडा होता है ना, बच्चे लोग को बहुत समझने में परेशानी होता है। क्रय मूल्य का 1/7 है, इसके आयु का 3/2 है, उसके काम करने की क्षमता का 4/5 है। इस चीज को आप सिंपल भाषा में समझिए कि जिससे तुलना किया जाता है ना उसको नीचे रखा जाता है। आप खुद समझिए कि आप अपने आप से किसी को तुलना कीजिएगा तो आप कभी चाहिएगा कि उसे ऊपर रखें, नहीं ना, आप चाहिएगा कि वो हमसे नीचे ही रहे। तो ध्यान रखिए कि जब भी किसी को तुलना किया जाता है, जिससे तुलना किया जाता है उसे हम नीचे ही रखते हैं। आप अपने आप का तुलना अगर किसी से कीजिएगा तो उसको आप नीचे ही रखिएगा, है ना। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए कि जब भी किसी से तुलना किया गया है, इसका मतलब तुलना किया गया जिससे है वो वाला वैल्यू नीचे में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर रहा है कि क्रय मूल्य पर, किस पर तुलना किया गया है, क्रय मूल्य पर तुलना किया गया है। इसका मतलब 7 इसमें क्या है, क्रय मूल्य है, और जो ये एक ऊपर में है, एक का हानि हुआ है यहाँ पे। अब बताइए कि 7 रुपए के वस्तु को 1 रुपए के हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब है कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है रेशियो में, कितना, यहाँ पे आप देखिए रेशियो में इसे लिखिए, रेशियो में इस प्रकार लिखिए
कि सीपी ये हो गया, एसपी ये है, तो एसपी जो है आपका वो कितना हो जाएगा, देखिए यहां पे हमें निकालना क्या, एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, क्रैमुल का 1/7 हानि होता है, इसका मतलब 7 रुपया क्रैमुल है और 1 रुपये का उसे हानि हो रहा है, तो वस्तु को बेच रहा है कितना में, 6 रुपया में, यानी क्रैमुल और विक्रयमूल का जो रेशियो है यहाँ पे 7:6 का है। ध्यान से समझिए इस बात को, कह रहा है कि क्रयमूल पर 1/7 का क्या हुआ है, उसे हानि हुआ है, इसका मतलब 7 रुपया उसका क्रयमूल था, 1 रुपये का हानि किया है वो, तो 6 रुपये में वस्तु को बेचा है, और 6 रुपये का मतलब क्या होगा कि 7:6 में आ गया। अब देखिए विक्रयमूल जो है वो रुपया में दिया हुआ है कितना, 144, तो 144 आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये 144, तो ये कितना गुना है, तो वो होता है 24 छक 44 से। हम आपको बोलते हैं बार बार कि आपके मैथ के कैलकुलेशन सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपको टेबल यानी पहाड़ा कितना तक याद है। आपको कम से कम टेबल 30 तक याद होना चाहिए, 30 तक अगर आपको टेबल बिल्कुल कंठस्थ याद है तो कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होगी। तो देखिए ये कितना गुना है, इसका 6 गुना है, यानी 6 का कितना गुना है, 24 गुना है, तो ये भी 24 गुना होगा। रेशियो में गुना जो होता है वो बराबर होता है, तो 24 छक 44 से 24 सतह कितना होता है, 68 से 168 है ना। अब देखिए वस्तु को 168 रुपया में खरीदा गया। दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या करा है, यदि उस वस्तु को 189 रुपया में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता, यानी 168 रुपये की वस्तु को भाई साहब 189 में बेचेंगे, कितना में, 189 में बेचेंगे, तो घटा देंगे तो हमें लाभ नहीं निकल जाएगा, 1 और ये 2, यानी 21 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। अब 21 रुपये का लाभ हो गया, तो लाभ गुने 100 बटे में क्रयमूल कितना, 168, तो बटा में कर दीजिए 168, 21 से काटिए कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, ये 8 बार में, और इसे काटिए कितना से, इसे काट दीजिए 4 से, तो 4 25 से 100 होता है, और 4 दूना को 8 होता है, यानी 25/2 होता है, तो 25/2 का मतलब कितना, 12.5% इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इतना ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप क्वेश्चन को बनाइए इस प्रकार से कि भाई साहब एक वस्तु को बेचा गया 144 रुपया में, तो क्रयमूल का उसे 1/7 का क्या हो गया, हानि हो गया, इसका मतलब 7 रुपया का वस्तु था, 1 रुपया का हानि हुआ है, 6 रुपया में वस्तु को बेचा गया है। 6 रुपया जो रेशियो में वैल्यू है उसका दाम दिया गया कितना, 144, तो 6 का वैल्यू 144 है, ये कितना गुना है, तो 24 गुना है, तो इसका मतलब क्रयमूल भी 24 गुना होगा, तो 24 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा क्रयमूल। 168 रुपए के वस्तु को अब बेचा जा रहा है 189 रुपए में, तो कितना रुपया ज्यादा में बेचा जा रहा है, 21 रुपया ज्यादा में बेचा जा रहा है, इसका मतलब 21 रुपये का लाभ होगा, तो लाभ गुने 100 कर दीजिए और क्रयमूल लिख दीजिए 168 रुपया, कटा के आंसर लेके चले आइए। तो क्वेश्चन को इतना में बनाना है, ना कि ऐसे इतना लिख के बनाना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जो थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, आपको पेशेंस रख के समझना होगा, क्योंकि आज के क्वेश्चन जो है वो थोड़े टफ लेवल के, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर। आइए समझते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि 5 अंकों वाली, कितने अंकों वाली, 5 अंकों वाली टेलीफोन नंबर की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जबकि कम से कम एक अंक का प्रयोग दोबारा किया गया हो। देखिए टेलीफोन नंबर पे, जो भी टेलीफोन होता है उस पे नंबर लिखे होते हैं 1 से 9 तक और नीचे में 0 लिखे होते हैं, ऐसा लिखा होता है। आप ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस जगह पे 0 होता है, इधर में स्टार होता है, इधर में हैश होता है, यही होता है। तो अब इसमें से कहा है, इसमें से कोई भी 5 ऐसी संख्या ले लिया गया, ये दोनों छोड़ दीजिए, ये 5 कोई ले लिया गया इसमें से, और उस कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 अंकों वाले टेलीफोन नंबर की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, यानी इनमें से 5 कोई संख्या लिया गया है, इससे कितनी ऐसी संख्या बनाई जा सकती है जबकि कम से कम एक अंक का प्रयोग दोबारा किया गया हो। तो देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे बनाने से पहले हम आपको एक कंसेप्ट समझाते हैं। क्वेश्चन अगर मान लिया जाए एक ऐसा हो कि 10 संख्याओं का औसत दिया है 50, प्रथम 4 का औसत दिया है 20, तो अंतिम 6 का औसत क्या होगा ये निकालना है आपको। तो क्या करेंगे हम, ये 10 का पहले औसत योग निकालेंगे, उसके बाद इस 4 का योग निकालेंगे, इसके योग से इसके योग को घटाएंगे, जो बच कर आएगा उसे 6 से भाग देंगे, वही आपका औसत होगा। सेम यही चीज करना है यहाँ पे भी, लेकिन औसत नहीं निकालना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है वो समझिए आप। यहाँ पे क्या करना है
कि इनमें से हमें 5 संख्या लिया गया है। अब कौन सी वो 5 संख्या लिया गया ये कहा नहीं गया है क्वेश्चन में, ध्यान रखना इस बात को कि 5 संख्या वो कौन सी ली गई है वो कहा नहीं गया क्वेश्चन में। तो चलिए हम पहले दो कंडीशन यहाँ पे, एक कंडीशन इस प्रकार से बनाते हैं, पहले जितने संख्या का बनाना है उतने बॉक्स बना दीजिए, 1 2 3 4 और 5 बॉक्स बन गया। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन में ये एक बॉक्स और बनाइए, 1 2 3 4। देखिए हम इसमें से निकालेंगे टोटल, क्या निकालेंगे टोटल, कि टोटल 10 अंकों की संख्या को प्रयोग करके कितना टोटल संख्या बनाया जा सकता है। और इसमें जो हम निकालेंगे कि 5 अंकों को प्रयोग करके, 5 अंकों को प्रयोग करके कितनी संख्या बनाई जा सकती है, और इसमें से इसको हम घटा देंगे तो हमें टोटल निकल के आ जाएगा कि कितनी संख्या हम बना सकते हैं 5 अंकों का प्रयोग करके। क्योंकि 10 अंक है तो हमें 5 का ही प्रयोग करना है, 5 को छोड़ देना है ना। तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे कि 10 संख्या को हमें प्रयोग करना है ना, 10 संख्या का प्रयोग करना है। तो यहां पर जो मेरे पास विकल्प है, यहां पे जो मेरे पास विकल्प है वो किसी को रिपीटेशन नहीं करना, यानी किसी का पुनरावृत्ति नहीं करना है। तो हम 0 से लेकर कहां तक प्रयोग करेंगे, 0 से लेकर 9 तक प्रयोग करेंगे, यानी टोटल मेरे पास संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ध्यान दीजिए गुणा कितना से करना है कि मेरे पास कितना अंक है, तो 1 3 1 3 6 है, 4 है और 5 है। तो 3 और 2 5 अंक है, लेकिन हमारे पास कितने अंकों का संख्या बनाना है, 3 ही अंकों का संख्या बनाना है। तो 3 अंकों की संख्या 5 अंकों से बनाना है। तो मेरे पास पहला जो ऑप्शन मिलेगा वो 5 अंक रखने का मिलेगा, दूसरा मिलेगा वो 4 अंक रखने का मिलेगा, और तीसरा जो ऑप्शन होगा वो 3 अंक रखने का मिलेगा। क्यों, क्योंकि 1 अंक यहाँ पे रख दिए तो 1 अंक कम गया, 1 अंक यहाँ पे रख दिए 1 अंक कम गया, फिर 1 अंक यहाँ पे रख दिए। अब आगे नहीं जाएंगे, क्यों नहीं आगे जाएंगे, क्योंकि हमें 3 ही अंकों की संख्या बनाना है। 5 के 20 तिहाई 60, यानी यहाँ पे टोटल जो संख्या 3 अंकों की बनेगी वो कितना बनेगी, 60। तो प्रायिकता निकालने के लिए जो आपका निकाला गया संख्या जो 5 से विभाजित होगा वो ऊपर में, और टोटल प्रायिकता कितना 60, तो इसे कटाइएगा तो 1/5 आ जाएगा, 12 25 60, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अगले सेट पे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरा करती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की रफ्तार क्या होगी। भाई साहब 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 10 घंटे में तय करती है, तो दूरी बराबर 4 गुने समय बट्टे ये टोटल दूरी हो गया, और इसी दूरी को 8 घंटे किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से तय करना, 8 से भाग कर दीजिए ना, 8 6 48 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में लिखना भी नहीं था, ऐसे ही बन जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन देखिए कितना नंबर है, 10 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन करा है कि एक नदी के किनारे पर स्थित एक 15 मीटर ऊंचा बना घर जो इसके विपरीत नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक चिमनी के सामने है। घर के छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और घर के तल से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है, तो नदी की लगभग चौड़ाई और चिमनी की ऊंचाई क्या होगी। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, मान के चलिए आपको 2 डायग्राम हम बना के बताते हैं। ये घर है, मान के चलिए ये क्या है, घर है, और ये चिमनी है। और ये क्या है, चिमनी है। थोड़ा सा घर और नीचे बना लेते हैं। ये घर है। अब देखिए ये इसकी धरातल हो गई, दोनों का सरफेस हो गया ये। अब कह रहा है कि इसके शीर्ष से, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि विपरीत परिस्थिति, यानी और ये नदी प्रवाह हो रही है, मान के चलिए ये नदी बह रही है, या इधर की ओर जिधर भी बहा दीजिए नदी को बह रही है। अब कह रहा है कि घर के छत से, घर का छत ये, चिमनी के तल का अवनमन कोण। अब देखिए चिमनी का हम थोड़ा बीच वाला साफ करते हैं क्योंकि आपको लाइनिंग पता नहीं चलेगा सही से। फिर आइए देखिए चिमनी के तल का अवनमन कोण,
चिमनी के तल का अवनमन कोण का मतलब देखिए, अवनमन कोण जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है, ये और ये आपका चिमनी के तल हो गया। तो ये वाला जो एंगल होता है वो अवनमन कोण कहलाता है, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन जिसे बोलते हैं। तो देखिए जब हम आपको मूल डायग्राम बताएंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होते हैं, तो इसको एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो अल्टरनेट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा कि घर के तल से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब घर का तल ये है, अब घर के तल से यहां पे चिमनी का शीर्ष ये है, ये वाला, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में, तो चिमनी, ये नदी की चौड़ाई और चिमनी की ऊंचाई क्या होगी, यानी हमें जो क्वेश्चन में निकालना है ये वाला लेंथ निकालना है और ये वाला लेंथ निकालना है। अब आप समझिए, जो हम इसका मूल्य फिगर बनाने का प्रयास करते हैं वो समझिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि मान के चलिए कि ये घर है जो 15 मीटर का है और इधर में एक चिमनी है। ओहो, इधर में क्या, एक चिमनी है। अब ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है ये नदी है, ये क्या है, नदी है। अब कह रहा है कि इसका अवनमन कोण जो है, इसका अवनमन कोण जो होगा, देखिए ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये 30 डिग्री दे रखा है। तो आपको पता है कि ये लाइन और ये लाइन जो है वो आपस में पैरेलल होते हैं और इसकी ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा। अब जो अगला पॉइंट बोल रहा है वो ध्यान से देखिए, कर रहा है अगला पॉइंट कि चिमनी, ये छत जो घर है उसके तल से चिमनी के शीर्ष का, चिमनी का शीर्ष ये, इसका जो उन्नयन कोण है, इसका जो क्या है उन्नयन कोण है, ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा और ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, हमें निकाल के बताइए। तो देखिए हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल सा जो तरीका बताते हैं वो याद क्या रखना है कि 30 डिग्री के बगल वाला साइड बड़ा होता है, 60 डिग्री के बगल वाला साइड छोटा होता है। 30 डिग्री के बगल वाला साइड बड़ा और 60 डिग्री के बगल वाला साइड छोटा होता है, यानी छोटे एंगल के बगल वाला साइड बड़ा होता है और बड़े एंगल के बगल वाला साइड छोटा होता है। छोटा या बड़ा बनाने के लिए √3 का प्रयोग करेंगे। आप कॉमन सी बात है कि किसी भी संख्या को बड़ा बनाना है तो इसमें गुना किया जाता है और किसी भी संख्या को छोटा बनाना है तो उसमें भागा दिया जाता है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। अब यहां पे आप समझिएगा कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला, ये जिसपे हम पेन चला रहे हैं, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल को देखिए तो इसका एंगल 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री के बगल वाला साइड क्या होता है, बड़ा होता है। तो 30 डिग्री के बगल वाला साइड बड़ा होता है, इस तरफ का हमें साइड दिया 15। तो 15 में हम कितना से, हमें बड़ा एंगल, बड़ा साइड बनाने के लिए क्या करते हैं, √3 से गुना करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 15 गुना √3, यानी ये वाला जो साइड हो गया वो 15 √3 हो गया। अब देखिए ये 60 डिग्री है और ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, अब 30 डिग्री, और ये 90 डिग्री है। तो हमें 30 डिग्री के बगल वाला साइड निकालना है। तो 30 डिग्री के बगल वाला साइड क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में आप देखिए, ये बड़े वाला ट्रायंगल में जिसपे हम पेन चला रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में, ये वाला में ये 60 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री के बगल वाला साइड कितना है, 15 √3। तो हमें 30 डिग्री के बगल वाला साइड निकालना है तो गुना कर देंगे 15 √3 और गुना कितना से हो जाएगा, √3 से। तो इसे गुना करेंगे तो 3 ये बनेगा और ये 15, तो 15 45, यानी जो इसका जो हाइट होगा वो 45 होगा। देखिए एक ही ऑप्शन है जहां पे आंसर आपको 45 मिल रहा है, आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। अब कहिएगा 26 जो आंसर है वो कहां से आएगा। तो देखिए जब 15 √3 जो दिया गया है ना सर, उसमें जब आप √3 का मान 1.73 जब रखिएगा तो इसको जब गुना कीजिएगा तो लगभग 26 के पास जाएगा, वही आंसर आपको दिया गया है 26 मीटर। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको ये गुना और भागा का फंडा नहीं समझ में आता है कि कैसे करते हैं, और बिल्कुल सिंपल है, हम आपको अधिकांशतः क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाएंगे। तो सीधा सा आप लगाते हैं यहाँ पे कि tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है, तो tan 30 बराबर क्या होता है, P/B। P का मान यहाँ पे 15 दिए हुए है, B हमें निकालना है। 30 डिग्री का मान कितना लिखेंगे, 1/√3 बराबर 15/B। तो B का मान कितना आ जाएगा, 15 √3। हम ये चीज ना करके हम डायरेक्ट लिखते हैं, देखिए 15 √3 यहाँ पे लिखे हैं।
ठीक है, तो 15√3 किस प्रकार से लिखा जाता है वो तो आपको ध्यान रखना है कि 30 डिग्री यानी छोटे वाले एंगल के बगल वाला जो भुजा होता है या बगल वाला जो साइड होता है वो बड़ा होता है और 60 डिग्री के बगल वाला जो साइड होता है वो छोटा होता है। बड़ा या छोटा बनाने के लिए √3 का प्रयोग करेंगे और √3 का प्रयोग करेंगे, गुना करेंगे तो बड़ा बनेगा, छोटा करेंगे तो छोटा करने के लिए हम उसमें भाग देंगे। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इस सेट में, देखिए थोड़ा ध्यान से पेशेंस रख के क्योंकि क्वेश्चन है थोड़े लेवल का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है, तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका, एक तो x लगा के बनाएंगे, 9x में 8 जोड़ दीजिए और 5x में क्या जोड़ दीजिए, 8 जोड़ दीजिए, तो रेशियो कितने का हो जाता है, 5:3 का हो जाता है। कितना हो जाता है, 5:3 हो जाता है। या फिर आप रेशियो की इक्वल करके बनाइए, लेकिन इतना तामझाम करना ही नहीं है, ये सब करने का नहीं जरूरत है। आप सीधा क्वेश्चन का की पॉइंट पकड़िए। क्वेश्चन में कहा गया है कि बड़ी संख्या ढूंढिए, बड़ी संख्या में ढूंढना है तो बड़ी संख्या देखिए तो ऑप्शन में आपको दिया गया 4 संख्या, वही एक संख्या आंसर होगा। तो रेशियो में बड़ी संख्या वाले का रेशियो को पकड़िए, तो बड़ी संख्या वाले रेशियो कितना है, 9 है और कितना है, 5 है। तो ये 5 कब बन रहा है, जब 8 जोड़ रहे हैं तब। उससे पहले क्या है रेशियो, 9। तो देखिए 9 से इन चारों ऑप्शन में कौन कट रहा है, 80 कटेगा क्या 9 से, नहीं ना, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 72 कटेगा, 81 कटेगा 9 से, ये दोनों आंसर हो सकता है ना। अब आइए 5 से चेक करते हैं। 5 रेशियो कब हो जा रहा है, जब उसमें 8 जोड़ रहे हैं तब। अब इसमें 8 जोड़ दीजिए, 8 जोड़िए तो ये बनेगा 80, 8 जोड़िए तो ये बनेगा 89। अब देखिए 5 से ये दोनों में कौन कट रहा है, 80 कट रहा है, इसका मतलब डी आंसर है। क्वेश्चन में इतना ही करना था, बाकी फालतू का एक्स वेक्स करके अपना टाइम मत गवाइए। जहां पे जरूरत पड़ेगा एक्स लगाने का वहां पे, लेकिन अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में आप अगर टाइम बचाते हैं तो आपको थोड़ा टफ लेवल का जो भी क्वेश्चन है उसे बनाने में आपको आसान होंगे। बस इसे ऑप्शन से हिट कर देना है ऐसे क्वेश्चन को। एक बार फिर से समझा देते हैं हम कि हमें बड़ी संख्या ढूंढना था, तो हम बड़ी संख्या का रेशियो को पकड़े तो 9 से देखे कटा के, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं कटा, यानी ये दोनों ऑप्शन आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ये दोनों में कोई एक होता। अब हम क्या किए कि जब 8 जोड़ दिया जाए तो 5 से विभाजित हो जाएगा, तो दोनों ऑप्शन में 5 जोड़कर देख लिए, तो दोनों ऑप्शन में 5 जोड़े तो एक ही ऑप्शन कट रहा था, कितना से, 8 से, ये 5 से, तो वो आपका आंसर हो गया। बस चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नंबर है 12। आइए 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि श्रृंखला x1 x2 x3 अप टू n तक, कहां तक, n तक का अंकगणितीय माध्य 1 है, तो x1 बटा k, x2 बटा k, x3 बटा k डॉट डॉट xn बटे k का अंकगणितीय मान क्या होगा, जहां k 0 से बड़ा है। कंडीशन दिए हुए k बराबर 0 नहीं होगा, k जब भी होगा 0 से बड़ा होगा। तो देखिए हमें कुल मिला के कहिए क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में माध्य निकालना है। तो देखिए सबसे पहले जो दिया गया है x1 x2 x3 अप टू x इंटू n तक का माध्य जो दिया गया है 1 दिया गया है, तो इसका योग निकालिए। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबों को जोड़ेंगे, इन सबों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और जितनी संख्या उतनी से भाग दे देंगे, भाग दे देंगे तो कितनी संख्या, n तक संख्या है, यानी n तक संख्या निकल गया। तो देखिए ये औसत होता है, जब जोड़कर कुल डेटा से भाग देते हैं तो औसत होता है, और उतना बराबर औसत दिया कितना, 1। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn बराबर n। इतने का मान कितना निकल के आया, n। अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि x1 बटा k, x2 बटा k, x3 बटा x, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक लिख रहे हैं, ये गलत लिखा रहा है, आइए फिर से लिखते हैं इसे। करा x1 बटा k, x2 बटा k, x3 बटा k, xn बटे k का अंकगणितीय माध्य क्या होगा। तो इन सबों को जोड़िए, माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और बटे में हम भाग देंगे कितना से, तो टोटल डेटा जितना है उतना से।
तो डेटा कहां तक गया, n तक गया, यानी n से इसमें भाग करेंगे, तो n से भाग कीजिए इसमें और ऊपर वाले को जोड़िए, तो जोड़िएगा ऊपर वाले को, देखिए k का एलसीएम क्या निकल के आएगा, k निकल के आएगा। अब ऊपर में सबका एलसीएम सेम है ये, तो सब क्या लिखा जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू कहां तक लिखाएगा, xn तक लिखाएगा। बटे में नीचे क्या है, उसके बटा में क्या है, n है। अच्छा, इतने के बराबर हम वैल्यू देखिए ऊपर में निकाल के रखे हैं, कितना निकाल के रखे हैं, तो n निकाल के रखे हैं, यानी इसके बराबर हम कितना लिख सकते हैं, इसके बराबर हम n लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए यहां से क्या करना है आपको, कि ये क्या हो गया आपका, कि ये x n बटा, ये एक मिनट, ये हो गया n बटा k बटे में n। अब ये नीचे चला आएगा तो इसको कितना लिख सकते हैं, n इंटू के बटे में n, n से n कट गया तो निकल के आंसर आएगा कितना, k। नहीं, गलत हो रहा है, ये कहीं पे गलती हुआ है, गलती देखिए यहीं पे किए हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। ये देखिए यहां पे हम इसे हल करेंगे तो ये n हो जाएगा, है ना, तो इसे लिख सकते हैं n बटा k इंटू एन ना, ये k नीचे चलाएगा, अब n से n कट गया बराबर 1 बटा k। थोड़ी सी मिस्टेक होगी, आंसर निकल के आ जाएगा, और आंसर ऑप्शन में भी दिया हुआ, जबकि आंसर आपका ये हो जाएगा सी नंबर। बस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, सीधा सीधा आपका क्वेश्चन था, हम सिर्फ लिख के आपको इतना बताया है कि ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। यदि श्रृंखला इतना का दिए हुए है क्या, तो अंकगणितीय माध्य दिया था, यहां से हम योग निकाल लिए, और जो नीचे का डेटा दिया हुआ था उसका योग निकालें, और योग औसत निकालें। औसत निकालने के लिए हम इस प्रकार से इसे जोड़े हैं, और जो वैल्यू हम ऊपर में निकाले थे उसे पुट करके हम काट दिए, और वो आंसर निकल के चला आया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन का आज का लेवल बहुत ही अच्छा है सारे क्वेश्चन का। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, एक राजा ने 8 किलो स्वर्ण और 2 किलो चांदी का एक मुकुट बनाने का आदेश दिया। स्वर्णकार ने स्वर्ण की कुछ मात्रा को निकाल लिया और उससे उतनी ही चांदी से बदल दिया, और 10 किलो का वजन वाला मुकुट राजा को दे दिया। राजा को यह पता है कि पानी में स्वर्ण अपने वजन का 1/20वां हिस्सा खो देता है और चांदी अपने 1/10वें हिस्से को खो देता है। जब पानी में मुकुट का वजन किया जाता है तो मुकुट का जो वजन है वो 9.25 किलो पाया गया। स्वर्णकार द्वारा कितना स्वर्ण चोरी किया गया। यह क्वेश्चन देखिए इतना लंबा है। अब इसे बनाएंगे कैसे, देखिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए राजा जो था उसने 8 केजी गोल्ड और 2 केजी सिल्वर दिया है एक सोनार को जो मुकुट बनाने के लिए। टोटल कितना वजन है, तो 10 केजी का वजन बनाना था इसे। अब सोनार क्या करता है कि सोने का कुछ हिस्सा निकाल लेता है और जितना हिस्सा सोने का निकालता है उतना ही हिस्सा वो चांदी का उसमें मिला देता है। तो अब कहा है कि राजा को यह पता था कि सोने की जो पानी में वजन करते हैं और चांदी को जब पानी में वजन करते हैं तो अपना 1/20वां हिस्सा और चांदी अपना 1/10वां हिस्सा खो देता है। तो इस प्रकार जब वजन किया गया तो वजन हुआ कितना, 9.25 केजी। इसका मतलब है कि 0.75 केजी वजन क्या हो गया, कम गया। तो अब देखिए यहां से क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। कह रहा है कि स्वर्णकार द्वारा कितना स्वर्ण चोरी किया गया था। अब मान के चलिए कि उसके पास x स्वर्ण था, तो x का 1/20वां हिस्सा क्या होगा, x का 1/20वां हिस्सा जो है वो पानी में ही खो देता है वजन, और 10 माइनस टोटल वजन कितना था 10, तो 10 माइनस सोने का हिस्सा इसमें से हटा दीजिए तो बचेगा चांदी, और चांदी का कितना हिस्सा 1/20, 1/10 हिस्सा ना, 1/10 हिस्सा पानी में वजन खो देता है, और ये टोटल वजन कितने के बराबर है, तो 0.75 के बराबर, क्योंकि यहां पे वजन किया है तो ये वेट कम गया है। अब देखिए इसे हल कीजिएगा तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 20 होगा। ये यहाँ पे x प्लस 10 दूना को 20 ना, ये क्योंकि ये 10 है तो ये 20 माइनस 2x बराबर, इसे हटाइएगा पॉइंट को तो ये 75/100, 25 या 75, 25 चौके 100। अब इसे हल कीजिएगा तो ये 4×5 = 20 कटेगा। इसे हल कीजिए तो ये हो जाएगा 20 माइनस x बराबर 15, तो x बराबर निकल के आएगा 5, है ना।
इसका मतलब है वो जो सोना दिया है मुकुट में सोनार, वो 5 kg है। कितना दिया है? 5 kg दिया है। तो पूछा गया है कितना चोरी किया गया है, तो राजा 8 kg सोना दिया था, उसमें से उसने 5 ही kg दिया है। इसका मतलब 3 kg सोना वो क्या किया है? चोरी किया है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, बस क्वेश्चन में किया कुछ गया नहीं है, बस इतना लंबा इसे लिख ही दिया गया है कि लगेगा कि क्या किया गया इस क्वेश्चन के साथ। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको वो समझिए कि 8 kg सोना है, 2 kg चांदी है। इससे एक मुकुट बनाना था, सोनार को दिया गया, सोनार ने चतुराई किया और सोने का कुछ हिस्सा निकाल के उसमें उतना ही चांदी मिला दिया। राजा को पता था कि जब हम इसे पानी में तौलते हैं तो सोना अपना 1/20वां हिस्सा और चांदी अपना 1/10वां हिस्सा खो देता है। जब उसे पानी में वजन किया गया तो वो 9.2 kg का हुआ, 25 kg का हुआ। तो हम यहां से देखते हैं कि कितना का कमी आया है, तो 0.75 की कमी आया है। देखिए ये 0.75 की कमी आया है। तो क्यों ना हम सोने का जो हिस्सा था और चांदी का जो हिस्सा था उसका 1/20वां हिस्सा और 1/10वां हिस्सा का तुलना कर दें। तो यहाँ पे वही किए हैं, सोने का 1/20वां हिस्सा और चांदी का 1/10वां हिस्सा बराबर 0.7। वहां से हल करके जब हम x का मान निकालें तो सोना का जो मान निकल के आया वो 5 kg निकल के आया। यानी सोना जो मुकुट में दिया था ये सोनार, वो 5 ही kg था, जबकि राजा के द्वारा सोना जो दिया गया था वो 8 kg दिया गया था। तो 5 kg सोना दिया है, इसका मतलब वो 3 kg सोना को चोरी किया है। सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं है, ये थोड़ा लेवल है क्वेश्चन का, तो एक दो बार समझिएगा फिर से वीडियो को पीछे करके, क्योंकि आज के क्वेश्चन थोड़े लेवल के हैं ही। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, 14 नंबर क्वेश्चन पे आइए। और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? तो पाई क्या है? एक पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसी का वैल्यू 22/7 क्या है? 22/7 एक परिमेय संख्या है। आपको याद रखना है बहुत सारे संख्या को, नंबर को, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि प्राकृत संख्या, क्वेश्चन ये आता है आपको, एसआई का मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट पे, लैंग्वेज पे इसी प्रकार से, ठीक है। प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं? तो 1 2 3 लेकर इन्फिनिटिव तक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो प्राकृत संख्या में जब 0 को शामिल कर दीजिएगा तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। उसके बाद सम संख्या आप जानते हैं 2 से कटने वाले विषम संख्या जो 2 से नहीं कटेगा। भाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक मल्टीपल हो, और अभाज्य संख्या जिसका सिर्फ 2 ही मल्टीपल हो। उसके बाद परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अपरिमेय जिसको नहीं लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या बनेगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10 8 12 से पूर्णतः विभाजित होगा? 10 से कटाना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले देखिए ना कि कौन सा ऐसा तीनों में से है जिससे हमें ऑप्शन को चेक करना सबसे आसान है। तो सबसे आसान जो है वो 10 है, क्योंकि 10 से भाग लगा के देखने में क्या जाता है, कुछ नहीं, तुरंत पता चलेगा कि ये संख्या 10 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो देखिए आंसर जो आपका कौन होगा इसमें, तो 10 से नहीं कटने वाला कौन सा है? देखिए ये कटेगा कभी 10 से नहीं, यानी डी आंसर नहीं होगा। अब देखिए कौन सा ऐसा ले जो कि आसानी से हमें पता चले कि ये संख्या पूरी तरीके से कट जाए उससे। तो देखिए यहाँ पे 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, यानी 3 से कटने का नियम क्या है? अंकों का योग। अब देखिए ये तीनों संख्या 10 से कटेगा, तीनों संख्या कितना से कटेगा? 10 से कटेगा। अब देखिए ये 980 3 से कटेगा क्या? नहीं, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। 940 3 से भी नहीं कटेगा, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। अब देखिए 90 से भी कट रहा है, 12 8 96 होता है और 8 12 96 भी होता है, यानी ये कट जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो बिल्कुल ये आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साई किसी काम को 17 दिन में कर सकता है, जबकि बिंदु इसे 51 दिन में कर सकता है। एक लड़का 17 दिन में और एक लड़का 51 दिन में कर सकता है। साई पहले दिन काम करता है, बिंदु दूसरे दिन काम करता है, और काम को समाप्त होने तक यह क्रम जारी रहता है। तो काम पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे? देखिए एक साईं बाबा है और एक बिंदु है। दो लड़का, ए लड़का जो है वो 17 दिन में काम करता है और ये लड़का 51 दिन में इसी काम को करता है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर काम आज ये करता है तो कल ये काम करेगा,
अगर ये काम आज किया है तो कल ये करेगा और अगले दिन फिर साईं आएगा, यानी अकेले अकेले एक एक दिन काम करते हैं। तो कह रहा है अगर इस तरह से काम किया जाए तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए पहले हम दोनों कुल काम निकालते हैं, तो दोनों का जो एलसीएम होता है वही कुल काम होता है। तो देखिए टोटल काम कितना हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम 51 हो जाएगा। अब दोनों का क्षमता निकाली एक दिन का, तो 17 51, यानी एक दिन का क्षमता इसका 3 है, 51 51, यानी एक दिन का क्षमता इसका 1 है। तो दोनों मिलकर 2 दिन, एक दिन ये काम करेगा एक दिन ये काम करेगा, यानी 2 दिन काम करता है। कितना दिन, जब 2 दिन काम करता है तो काम कितना कर पाता है वो, तो 4 काम कर पाता है। जब दोनों एक एक दिन काम करते हैं तो टोटल काम कितना कर पाते हैं 2 दिन में, 4 काम कर पाते हैं। हमें टोटल कितने काम कराना है, 51 काम कराना है। तो इस काम में ऐसे संख्या से गुना करें जो या तो 51 के बराबर हो जाए या तो 51 से कम रहे, लेकिन 51 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम इसमें 13 से गुना करेंगे तो 13 चौके होता है 52, जो ज्यादा होता है इसका मतलब हमें इसमें कितना से गुना करना होगा, 12 से। तो 12 का गुना इधर भी करेंगे, यानी 24 दिन काम होगा और 24 दिन में 12 48 काम हो जाएगा। अब आपके पास काम कितना बचा, तो 51 काम था, 48 काम हो चुका है, बचा कितना काम, तो 3 काम। अब देखिए ये संख्या सम संख्या पे खत्म हो रहा है और काम को यहाँ पे पहला दिन साईं आ रहा है करने, दूसरा दिन बिंदु आ रहा है। इसका मतलब काम को लास्ट किया है 48वें दिन काम किया है कौन, ये 24वें दिन काम किया है कौन, तो 24वें दिन काम किया है आपका बिंदु। तो 24वें दिन जब काम किया है बिंदु, तो अगले दिन जो काम करने आएगा वो साईं आएगा, और साईं का एक दिन का काम करने का क्षमता कितना है, 3, यानी ये एक दिन और लेगा और ये 3 काम को कर देगा। अब देखिए 25 दिन इधर लगा और टोटल काम 51 भी हो गया, यानी 25 दिन में ये 51 काम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। बहुत ही साधारण सा सवाल है, आप इसे इसी प्रकार से आसानी से बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए ध्यान से। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1/√2 और साइन ए माइनस बी बराबर 1/√2 हो तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। आप सिंपल सा सोचिए कि a प्लस बी क्या होता है, थीटा ही तो होता है। तो साइन के कितने डिग्री के एंगल पे 45 होता है, कितने डिग्री एंगल पर 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री के एंगल पे। इसका मतलब है a प्लस बी का जो वैल्यू है वो हम 45 रख सकते हैं। यहां पे भी कितना रख सकते हैं, यहां पे भी a माइनस बी बराबर कितना रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं, क्योंकि साइन 45 बराबर 1/√2 होता है। आप देखिए a का मान क्या रख सकते हैं हम, a का मान अगर 45 रख दें तो b का मान क्या रखना होगा, 0। यहां पे भी a का मान अगर तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों ये 45 आ जाएगा। यहां भी उसी प्रकार से अगर a का मान 45 रखते हैं और b का मान 0 रखते हैं तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे थीटा का मान कितना रखना होगा, तो a के लिए हम 45 लिए और b के लिए 0 लिए। आप उल्टा भी रख कर देख सकते हैं, मान बात बराबर ही आएगा। तो cos 45 यहाँ पे रखना कितना होगा, तो cos स्क्वायर b है, यानी b का मान हमें 0 रखना है। तो b के मान 0 रखेंगे तो cos स्क्वायर 0 डिग्री बराबर कितना होगा, तो आपको पता है cos स्क्वायर 0 डिग्री का मान होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। माइनस करना है cos स्क्वायर a, और a का मान कितना रखना है, 45 डिग्री। तो cos स्क्वायर a 45 डिग्री रखेंगे, यानी cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो इसे हल करेंगे तो ये स्क्वायर खत्म, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और बच के आएगा 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बिल्कुल बनाया जा सकता है। आइए अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संध्या की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। देखिए ये संध्या है, इसकी शादी जो है वो 6 वर्ष पहले हुई थी। उसकी मौजूदा आयु शादी के समय की आयु से 5/4 है। देखिए इस प्रकार 5/4 3/4 करे तो आपको सोचना नहीं, सिंपल सा सोचिए कि शादी हुआ होगा उस समय से वर्तमान आयु तो ज्यादा ही होगा, तो वर्तमान आयु ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि ये जो ज्यादा वाला होगा वो वर्तमान आयु होगा, जो कम वाला होगा वो शादी के समय का आयु होगा। इसका मतलब शादी के समय उसका 4 अनुपात में आयु था, तो वर्तमान में उसका आयु जो था वो 5 था। या फिर आपको बताएं जिससे तुलना किया जाता है वो नीचे रखा जाता है। देखिए यहाँ शादी से तुलना किया गया तो शादी वाला डेटा नीचे में होगा।
अब कह रहा है कि उसकी लड़की की आयु, उसकी आयु का 1/6 है। तो सबसे पहले इसकी आयु निकालिए, तो लड़की का आयु निकल जाएगा उसकी। तो देखिए यहाँ पे रेशियो में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो यहाँ में उम्र में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। उसका वर्तमान आयु निकालने के लिए 5 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 5 का है। तो 6 पचे कितना हो जाएगा, 30। और इसका 1/6, तो 1/6 कितना, 6 पचे 30, यानी 5 उसका वर्ष उसकी बच्ची की आयु हो जाएगी। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सही। चलिए अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, और देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि x माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 3। तो x का मान क्या होगा, हमें ये निकालना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो है कि इसको आप बेसिक तरीका से हल कर सकते हैं, जो कि एग्जाम में बनाना ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको ऐसा सोचना है कि हम ए बी सी का मान क्या रखें कि ये 3 के बराबर आ जाए, है ना। तो ऐसा करते हैं, हम a बराबर b बराबर c बराबर अगर 1 रखते हैं तो देखिए क्या आता है। यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो ये निकल के आएगा x माइनस 1 बटे में ये भी 1 ये भी 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस x माइनस 1 बटे 2 ये भी, और उसी प्रकार से यहाँ भी रखेंगे तो x माइनस 1 बटे में 2 बराबर 3। यहाँ पे एलसीएम जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 3। इसे हल कीजिए तो 1 2 3, 3x को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 3x, माइनस माइनस जुटेगा तो -3 बटे में ये गुना हो जाएगा तो कितना 3 दूना को 6। यहाँ से x को कॉमन निकाल लीजिएगा तो x माइनस कितना आ जाएगा 1 बराबर कितना 6। तो x माइनस 1 बराबर कितना 2, ये 3 है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 दूना को 6, तो ये जाकर इधर जुटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, यानी x का मान कितना आ गया 3। हम a b c बराबर माने थे कितना 1। तो आप देखिए इस ऑप्शन में कि हम कौन से ऑप्शन पे ये वैल्यू रखेंगे कि मेरा 3 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 रखते हैं, यहाँ भी 1 रखते हैं, यहाँ भी 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 आएगा। यहाँ पे वैल्यू रखिए तो 1 1 1 कितना आ जाएगा 3, और 3 3 9 हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ये 1 1 1 का स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा 3, और ये 1 इंटू 1 ये आपका प्लस करिएगा तो ये भी नहीं होगा। यहाँ भी रखिए तो देखिए ये 1 1 1, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपके पास ऑप्शन एक ही मैच करता है, कौन सा, तो ए नंबर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का, 11 पूर्णांकों का औसत 30 है। 11 पूर्णांकों का औसत कितना है 30 है। टोटल कितना निकल के आएगा 330। अब कराए हुए संख्या एक क्रम में आयोजित किए जाएं तो प्रथम 5 का औसत 25 है, यानी प्रथम 5 का औसत 25 है और अंतिम 5 का औसत 28 है। अंतिम 5 का औसत कितना है, अंतिम 5 का औसत कितना है 28 है। तो ये प्लस कर दीजिए और 5 से इसे गुणा कर दीजिए, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे औसत, आप इसे निकाल दीजिए। 1 मिनट, देखिए प्रथम 5 का औसत कितना दिया है 25, अंतिम 5 का औसत कितना दिया है 28। तो अब यहां से आप इसे जोड़ दीजिए और गुणा करिए, तो देखिए ये 25 पच्चे 125 और ये 28 पच्चे 40 से 140, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 5 4 2 6 1 1 2, 256 को इससे घटा दीजिए 265 को, तो कितना आ जाएगा 10 में से 5 चला गया 5, और ये 12 में से 6 चला गया 6, और ये कट गया तो बच गया 65, यानी जो छठा संख्या है वो 65 है। दूसरा तरीका इसका क्या बनाने का है, देखिए इस औसत का मतलब क्या है कि 11 संख्या में कम से कम 30 होगा, हर संख्या का वैल्यू 30 होगा। 30 से कोई ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम वो 30 होगा, औसत यही होता है। तो अब देखिए ये 30 से कितना कम है 5 कम है, और ये 30 से कितना कम है तो 2 कम है, यही है ना। 30 से कितना कम है 5 कम है, और 30 से कितना कम है 2 कम है, तो ये 5 कम है, ये 5 कम है। इसका मतलब है कि पांचों संख्या में 5 5 की कमी हुई तो कितना कमी हुआ होगा
25 का, और ये 2 कम है तो पांचों संख्या में 2 का कमी होगा, यानी टोटल कितने का कमी होगा 10 का। तो 10 और 25 कितना हो जाएगा 35, और 30 तो उसमें ऑलरेडी पहले से है, तो टोटल कितना हो जाएगा 30 प्लस 35 बराबर कितना 65। ये नहीं करना है, इतना गुना भागा नहीं करना, आप सिंपल सा ये बात को समझिए, ठीक है, कि औसत से ये कितना कम है तो 5 कम है, औसत से ये कितना कम है तो 2 कम है, तो पांचों में 5-5 की कमी होगी और दोनों में 5, ये पांचों संख्या में 2-2 की कमी होगी, तो टोटल कमी यहाँ पे 10 और टोटल कमी यहाँ पे 25, तो टोटल कमी दोनों मिला के कितना 35, 30 ऑलरेडी उसमें था तो टोटल कितना हो जाएगा 65। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक गोले को 2.3 के अनुपात में विभाजित किया गया है, बड़ा हिस्सा एक शंकु बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, जबकि छोटे हिस्से को एक बेलन में ढाला जाता है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो देखिए एक गोला था, उसे 2 भागों में बांटा गया, किस अनुपात में तो 2:3 में बांटा गया है। अब बड़े वाले भाग को शंकु बनाया गया, बड़े वाले भाग को शंकु और छोटे वाले भाग को बेलन बनाया गया। तो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का फार्मूला क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब क्वेश्चन में क्या क्या कहा है वो ध्यान से समझिए कि शंकु की जो ऊंचाई है उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, यानी जितना इसका ऊंचाई होगा, जितना इसका आधार का त्रिज्या होगा उतना ही ऊंचाई होगा। इसका मतलब हम h बराबर r को भी रख सकते हैं। उसी प्रकार का रहा है, जबकि छोटे हिस्से से एक बेलन बनाया गया, उसकी भी ऊंचाई उसके आधार के त्रिज्या के बराबर है, यानी यहाँ पे भी हम h बराबर r को रख सकते हैं। अब ये अनुपात कितने में है तो 3:2 है, क्योंकि बड़ा वाला से शंकु बनाया गया है। अब इसे आप हल कीजिएगा तो इसको मान लीजिए ये R1 था और ये R2 था, है ना। तो ये R1 और ये क्या था R2 था। अब देखिए ये पाई से पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा, है ना, और नीचे में आ जाएगा 3, नीचे में कितना आ जाएगा 3। तो अब बचा कितना वो देखिए, तो R1 का स्क्वायर इंटू R जो H के बराबर है बटा R2 का स्क्वायर गुना R जो H के बराबर है, इसे R2 मान लीजिए और ये भी R1, है ना। और नीचे में कितना बच गया ये 1/3 इधर में है बराबर 3/2, ये गुना होकर जाएगा इधर और ये गुना होकर आएगा इधर। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं तो R1 का ये बराबर है H, तो इसे काट सकते हैं, तो R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर, थोड़ा सा यहां से अलग लिखते हैं, देखिए R1। अब देखिए इसे हम जोड़ दें अगर तो ये RQ हो जाएगा बटे में कितना हो जाएगा ये R2 का Q बराबर, देखिए ये गुना हो जाएगा तो इधर में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/9, क्योंकि ये देखिए ये इसके साथ गुना होगा R2 के साथ ना, मिस्टेक है ये गलत है, ये उल्टा लिखाएगा रेशियो। देखिए ये इसके साथ गुना, ये वाला टर्म जो है वो इसके साथ गुना हो रहा है ना, इसके साथ गुना हो रहा है, तो 3×3 9 R2 के साथ जाएगा, तो यानी ये 9 और ये बटे में 2। अब देखिए यहां से क्यूब रूट हटाएंगे तो R1 बटा R2 क्या लिख सकते हैं तो क्यूब रूट 9 बटे क्यूब रूट 2 लिख सकते हैं। तो देखिए r का मान h के बराबर ही था, तो हम r निकाले या h निकालें बात बराबर ही है, तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो क्यूब रूट 9 और क्यूब रूट 2 निकल के आएगा। देखिए क्वेश्चन में कहा सिर्फ इतना ही था कि एक गोला है उसे 2 भागों में बांटा गया 2:3 में, और बड़े वाले भाग से बेलन शंकु और छोटे वाले भाग से बेलन बनाया गया है। तो दोनों का आयतन लिख दिए और जो रेशियो दिया गया था सामने में वो रेशियो लिख दिए, और बोल रहा है कि ऊंचाई जो है उसका वो त्रिज्या के बराबर है, तो जितना त्रिज्या माने उतना ही ऊंचाई मान लिए और बस हल कर दिए, आपका आंसर निकल के आ गया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए
अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 1,60,000 की राशि को 2 वर्ष के लिए 10% के चक्रवृद्धि ब्याज से ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये निकालना है क्वेश्चन में। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। प्रिंसिपल आपका देके रखा है कितना, 1,60,000, रेट दिया है 10% और टाइम दिया है 2 ईयर। तो यहां पे हम अर्धवार्षिक बोल रहा है तो रेट में 2 से भाग करते हैं और टाइम में 2 से गुना करेंगे। तो ये रेट निकल के आएगा 5% और ये जो टाइम निकल के आएगा वो 4 वर्ष आएगा। अब देखिए इसे क्या करना है कि इस परसेंटेज को जो है उसे आप फ्रैक्शन में बदल दीजिए। तो 5 को लिखेंगे कितना, 5/100, तो कितना हो जाएगा 1/20। इसे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 21/20। यानी ये जो है आपका वो हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट का रेशियो, है ना। तो अब देखिए कितने टाइम तक का रहा है, तो 20 और 21 ये 4 टाइम होगा और ये भी 4 टाइम होगा, है ना। 4 टाइम तक गुना करना है इसे। अब देखिए यहां से क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। अब 4 बार गुना करें या फिर हम इसे आंसर ऐसे ही निकालें। तो देखिए आप इसे जब 1 है, ये इकाई अंक कितना है इसका 1 है, 1 का स्क्वायर 1 का पावर कितना भी कर दीजिए तो इसका इकाई अंक कितना रहेगा 1 ही रहेगा। और इसे आप जब इस संख्या ये पूरा डेटा में से इसे घटाइएगा तो आपको ब्याज निकल जाएगा, क्योंकि मिश्रधन में से जब हम प्रिंसिपल को घटाते हैं तो क्या निकलता है, ब्याज निकलता है। तो जब आप इसमें से इसे घटाइएगा तो उसका इकाई अंक क्या निकल के आएगा, 1 ही निकल के आएगा, क्योंकि इसका तो इकाई अंक 0 होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा 1 होगा। और एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पे इकाई अंक जो है वो 1 मिल रहा है, इसका मतलब इसका आंसर जो है वो सी होगा। या फिर आप इसको फार्मूला पे बना सकते हैं, कौन से फार्मूला पे, तो CI बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर T और -1 कर दीजिए। यहां से भी आप निकाल लीजिए इसे, है ना। लेकिन ये आप समझिए सीधा सीधा कि परसेंटेज में बदलिए, ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दीजिए और फ्रैक्शन को क्या करना है कि ये 20 रुपया प्रिंसिपल है तो 1 रुपया ब्याज आ रहा है। तो ब्याज जब जुड़ जाता है प्रिंसिपल में तो बन जाता है क्या, मिश्रधन। तो मिश्रधन का अनुपात और ब्याज और प्रिंसिपल का अनुपात, तो यहाँ को अगर घटाएंगे दोनों को तो क्या निकल के आएगा, हमें निकल के आएगा ब्याज निकल के आएगा। तो ये था प्रिंसिपल और ये था मिश्रधन। तो हम इसे 4 टाइम गुना करें या 10 टाइम गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 को भी पावर कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसे सीधा सीधा क्या करेंगे कि जब इसका कितना भी आप स्क्वायर करते जाओ तो लास्ट में इसका इकाई अंक 1 आएगा और इसको स्क्वायर करोगे तो लास्ट में इसका इकाई अंक 0 आएगा। तो 0 में से आप देखिए 1, ये आप अमाउंट को लिखिएगा तो इसका इकाई अंक लास्ट में 1 आएगा और प्रिंसिपल को लिखिएगा तो इसका इकाई अंक अंत में 0 आएगा। और जब इसे घटाइएगा तो आपको CI मिलेगा और ये घट के लास्ट में 1 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, C नंबर। अब जब ऑप्शन 2 मैच कर देगा तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, और कोई विकल्प है नहीं ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करें। 23 नंबर करा है 2x² प्लस 4x बराबर 30 का वर्गमूल क्या होगा, यानी हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसे ही हल कर दीजिए। यहां से कॉमन कर देते हैं, अगर 2 को कॉमन करते हैं तो क्या निकल के आएगा, x² प्लस 2x बराबर 30। तो यहां से काटेंगे तो कितना निकल के आएगा, 15, यानी x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0। अब इसे आप तोड़िए तो इसको आप, अब इसका करा है कि इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसे आप ब्रेक कीजिए फैक्टर में। तो इसका गुणनखंड किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, देखिए 15, हमें ये दोनों घटाने या जोड़ने पर हमें 2 आ जाना चाहिए और गुना करने पे कितना आ जाना चाहिए, 15 आना चाहिए। इस तरह से इसे तोड़ना है। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 गुना 3 में। कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 3 में आप इसे लिखिए। तो 5 गुना 3 का मतलब इसे 5 और ये 3। अब देखिए यहां से क्वेश्चन में कैसे हल करेंगे। तो ये 5 गुना 3 में से लिखेंगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि हमें यहाँ पे -15 लाना है। तो -15 लाना है और जोड़ने या घटाने पर यहाँ पे प्लस में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए।
तो ये वाले को पॉजिटिव रहने दीजिए और ये वाले को माइनस कर दीजिए। तो 5 तिहाई 15 तो -15 और 5 में से 3 चला जाएगा तो प्लस का 2 बच जाएगा, यही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसे आप कर दीजिए। किस प्रकार से लिखिएगा, देखिए हम लिखते नहीं है पर आपको लिख के बता देते हैं कि कैसे इसे हल किया जाता है। यहाँ से मैं जो शॉर्ट बनाता हूं मैं उसे भी बता दूंगा आपको कि कैसे इसे बनाता हूं। देखिए ये है x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर 0। इसे आप हल कीजिएगा तो यहां से लिखिएगा x को कॉमन कीजिएगा तो x प्लस 5 माइनस 3 को कॉमन कीजिएगा तो x माइनस कॉमन हो गया तो प्लस 3 × 5 = 15 5 बराबर 0। यहां से लिखिएगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0। और देखिए इसका वर्गमूल निकालना था, ये रूट चलते आ रहा है, ये भी रूट चलते आ रहा है। तो देखिए अब 0 को भी रूट कीजिएगा, है ना। तो 0 को भी रूट कर दीजिए तो क्या फर्क पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो ये स्क्वायर से ये रूट हो जाएगा कैंसिल। तो अब जो बचेगा x प्लस 5 बराबर भी 0 और x माइनस, सॉरी ये 3 होगा यहाँ पे यार, x माइनस 3 बराबर भी 0। तो x बराबर -5 और x बराबर 3, यही दो आपका इसका निकल के वर्गमूल आएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर कितना, -5 और 3। तो फैक्टर तोड़ने के लिए आपको आना चाहिए। मैं इतना फैक्टर में लिखता नहीं हूं, सीधा सीधा करता हूं। 5 और 3 का फैक्टर था, हमें लाना था कितना, -15, बीच में कितना लाना था 2। तो 5 तिया 15 हमें ये प्लस में लाना है तो बड़े वाले को प्लस में रखेंगे, छोटे वाले को माइनस में कर देंगे। तो 5 तिया 15 आ रहा है और 2 घट रहा है तो ये, और आगे में लगा देंगे x, ये आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ से जो प्लस वाला है वो माइनस में आएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस में आएगा, यानी 5 और 5 माइनस में आ जाएगा और 3 प्लस में आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा, इतना तामझाम करने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे आइए अगले क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रमेश बैंक में 7,000 रुपया साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 3 वर्ष के बाद वह बैंक को 3,000 रुपया देता है तथा शुरू से लेकर 5 वर्ष के अंत वह बैंक को 5450 रुपया अदा करता है। तो ब्याज की दर क्या थी, ये निकालना है आपको। देखिए हमें ब्याज की दर निकालना है। टोटल अमाउंट जो लिया गया था वो 7,000 लिया गया था। कितने वर्ष के लिए लिया गया था, 7,000 रुपया लगा रहा है ना, ये कितने वर्ष के लिए लगा रहा है वो देखिए। यहां से ध्यान से क्वेश्चन को समझिए पहले कि 7,000 रुपया लगा तो रहा है ये, लेकिन 3 वर्ष के बाद वो 3,000 रुपया लौटा दे रहा है। यानी ये 7,000 रुपया जो है इसका वो 3 वर्ष तक ही लगा हुआ है। 8% के रेट से लगा हुआ होगा बटे में 100। और अब करा 3,000 रुपया दे दिया तो अब बैंक को कितना रुपया देना रह गया, तो 3,000 रुपया दे दिया 7,000 में से, तो 4,000 रुपया रह गया देने के लिए। अब 4,000 को 8% की रेट से कितने वर्ष के लिए वो लगाएगा, टोटल 5 वर्ष का बात है। तो 3 वर्ष हो गया तो 2 वर्ष और हो जाएगा ये। अब बटे में कितना कर देंगे 100। और अब दोनों मिलाकर कितना ब्याज आया वो देखिए। करा है कि अंत में वो 5450 रुपया दिया है। 5400 कितना रुपया दिया है, 50 रुपया दिया है। किसे, बैंक को दिया है, 5450 दिया है। तो देखिए उसने टोटल बैंक को दिया कितना, तो टोटल जो है वो लिया था 7,000 और दिया देखिए 3,000 पहली बार दिया और फिर 5400 कितना रुपया दे दिया 50। तो टोटल वो दे दिया 8,450 रुपया। तो कितना ज्यादा दिया है वो, तो 1,450 रुपया ज्यादा दिया है। इसका मतलब है कि 1,400 जो 50 रुपया है, 1,450 रुपया जो है वो ब्याज के रूप में मिला है। अब इसे कटा दीजिए, 2 0 से 2 0 ये कट गया, 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट गया, तो बच गया कितना 7,21 पर 1 0 आर प्लस ये दोनों तरफ आर है प्लस कितना ये हो जाएगा 4 दूना को 8 80 आर बराबर कितना 1,450 रुपया। अब इसे जोड़िए तो कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 0 8 और 1 9 और 290 आर बराबर कितना 1,450। 1 0 से 1 0 29 25 कितना होता है 45 से, यानी 5% का रेट पे उसे लगाया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस 7,000 रुपया एक बैंक से उधार लिया गया। 3 वर्ष के बाद 3,000 रुपया उसे लौटा दिया गया। कह रहा है कि अब 5 वर्ष जब खत्म होता है तो उसे 5450 रुपया और दिया जाता है। तो ब्याज की दर क्या थी,
तो 7,000 रुपया 3 वर्ष तक लगा रहा 8% के रेट से। उसके बाद 3,000 रुपया जब लौटा दिया तो 4,000 रुपया उसका 8% के रेट से 2 वर्ष तक लगा रहा। टोटल बैंक को लौटाया गया धन कितना था, तो 5450 प्लस 3,000। टोटल लिया गया धन कितना था, तो 7,000। तो 5450 प्लस 3,000 8450 हो जाता है। 8450 माइनस करिए कितना, 7,000, तो 1450 रुपया ब्याज निकल के आया। तो यहां पे ब्याज को बराबर कर दिए और वहां से आर का वैल्यू निकाल लिए। ये आपका आंसर हो गया। तो 5% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 25 नंबर कि निम्न पाई चार्ट में भारत के मोबाइल निर्मित कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। सभी कंपनी द्वारा निर्मित कुल मोबाइल फोन की संख्या इतनी है। तो क्वेश्चन क्या निकालना है वो देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि किस कंपनी के द्वारा सबसे ज्यादा मोबाइल फोन निर्मित किया गया है। तो देखिए ना, किस कंपनी का पाई चार्ट में सबसे ज्यादा डायग्राम है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज कितना है, 30% है। यानी LMN ने सबसे ज्यादा कंपनी में मोबाइल बनाया। आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, LMN। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ये था आज का 25 क्वेश्चन। कैसा लगा हमारा डिस्कशन कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो जो होगा वो जीके का होगा और फिर मैथ्स का होगा। अल्टरनेट अभी मॉर्निंग में आपको एक एक वीडियो मिलते रहेगा। एक दिन मैथ्स का, एक दिन अल्टरनेट आपको जीके का, और कुछ दिन के बाद इस पे और भी तरीके के वीडियो आते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।